हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम बैंक एग्ज़ाम्स के मॉक टेस्ट का एनालिसिस बेस्ट से बेस्ट वे से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं भी आप सभी की तरह ही एक बैंकिंग एस्पिरेंट रहा हूँ एंड करेंटली मैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में वर्क कर रहा हूँ। अपनी जर्नी के एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आप सभी को बताऊँगा कि आप सभी को मॉक टेस्ट जो होते हैं हमारे बैंकिंग के, उनका एनालिसिस किस तरीके से आपको करना चाहिए और क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। आप सभी हर एक चीज़ को खुद से रिलेट कर सकते हो, अपनी मिस्टेक का एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि अगर आप जल्दी से जल्दी अपनी मिस्टेक्स का एनालिसिस कर लेते हो उतनी ही जल्दी आप इम्प्रूवमेंट कर पाओगे और जिससे आप विदिन 6 मंथ्स के अंदर सिलेक्शन ले सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर स्लाइड पर आपको कुछ हाईलाइट शो हो रही होगी, जहाँ पर हमारे चैनल का पर्पस गिवन है। आप सभी इसे पढ़ सकते हो और आपकी जो भी क्वेरी हो आप अपनी क्वेरी को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं। अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस हमें कैसे करना चाहिए, हम इसे पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी ने स्वोट एनालिसिस के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं। एक होती है हमारे पास हमारी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, यानी कि आप जो भी मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हो या जो भी मॉक टेस्ट आपने अटैम्प्ट किया है, ठीक है, उसमें ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और क्या हमारी वीकनेस है, यानी कि आपने जो भी सोल्व किया है उसमें कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो आपके वीक पॉइंट में आते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। देखो, मॉक टेस्ट के एनालिसिस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और आपको बहुत अच्छे से वो टॉपिक आता है एंड आप उस टॉपिक के क्वेश्चन को दूसरों से काफ़ी जल्दी सोल्व कर लेते हो। ऐसे ही आपको अपनी वीकनेस का भी एनालिसिस करना है। आपने जो भी मॉक अटैम्प्ट किया है, जो भी मॉक आप अटैम्प्ट करते हो, तो उसमें ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके वीक पॉइंट में आते हैं, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से नहीं आते हैं और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, और साथ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में हर्डल बन रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इसमें प्रेशर या बर्डन को भी इंक्लूड कर सकते हो। ये चीज़ें भी आपको एनालिसिस करके आपको मैनेज करना ज़रूरी है, तब भी आप जल्दी से जल्दी इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं जब आप एक मॉक टेस्ट लगाते हो। देखो, आपके पास मॉक टेस्ट में अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि आपके पास कौन कौन से ऐसे इजी टॉपिक थे जिससे आपको पहले सोल्व करना चाहिए था, क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसे होता है कि हम इजी टॉपिक को भी छोड़ देते हैं मिसमैनेजमेंट की वजह से, और हमें ये चीज़ें मॉक टेस्ट सोल्व करने के बाद पता चलती है। तो आप इसका एनालिसिस भी करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब साथ ही में आपको ये भी देखना है कि ऐसे कौन से थ्रेट्स हैं, ऐसे कौन से थ्रेट्स हैं जो आपके पास हैं, यानी कि एक मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करते टाइम ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में हर्डल बनती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप टफ क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेते हो जो लगते हैं ईजी हैं, लेकिन आपको वो उलझा देते हैं, क्योंकि एग्ज़ामिनर भी देखो आपको फंसाने की हमेशा ट्राई करता है। बट इस चीज़ को आप प्रैक्टिस से कंट्रोल कर सकते हो। प्रैक्टिस से आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। जैसे जैसे आप डीप एनालिसिस करोगे चीज़ों का, जैसे जैसे आप इम्प्रूवमेंट करोगे, वैसे वैसे आप अपनी सक्सेस की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ते जाओगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं। जो हमारे पास है, देखो यहाँ पर हमारे पास है अटेम्पटेशन स्ट्रेटजी,
यानी कि आपकी अटेम्प्टेशन स्ट्रेटजी, आप किस तरीके से हर एक सेक्शन को अटेम्प्ट करते हो। इसमें आपको ये देखना ये है कि आप हर एक सेक्शन को किस तरीके से आपने अटेम्प्ट किया है। जब आप इस चीज़ का एनालिसिस करोगे एक डीप वे में, तब आप अपने अकॉर्डिंग आप सेक्शन को सोल्व करने की अप्रोच को चेंज कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। आपको इस चीज़ का एनालिसिस करना होगा जितना बेस्ट आप कर सकते हो कि आपने हर एक सेक्शन को किस तरीके से अटेम्प्ट किया है। सेकेंडली एनालिसिस आपको ये करना है कि आपने जो भी क्वेश्चन सही किए हैं उसमें आपको कितना टाइम लगा है, और जो गलत किए हैं उसमें आपको कितना टाइम लगा, और वो क्यों गलत हुए, किस वजह से आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं। आपने उन क्वेश्चन पर टाइम भी लगाया है लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं, तो ऐसा क्यों हुआ है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखकर अपने मॉक टेस्ट का आपको एनालिसिस करना है। बट यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप जो भी चीज़ करोगे आपको कंसिस्टेंसी के साथ करनी है। आपने हर एक सेक्शन को, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो क्वांट का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, आपने हर एक सेक्शन को किस तरीके से अटेम्प्ट किया है, क्या आपकी अटेम्प्टेशन स्ट्रेटजी रही है, और आपको कितना टाइम लगा है, ये आपको एनालिसिस करना होगा। बट जो भी चीज़ आप करो आपको कंसिस्टेंसी के साथ करनी है वो चीज़, चाहे आप कोई भी चीज़ करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एनालिसिस भी अगर आपको अपनी मिस्टेक का करना है तो आपको डेली बेसिस पे करना है, चाहे डेली बेसिस पे करो, चाहे वीकली बेसिस पे करो, चाहे मंथली बेसिस पे करो, लेकिन आपको इम्प्रूवमेंट उसी अकॉर्डिंग मिलेगी। जितनी जल्दी आप इम्प्रूवमेंट करते हो उतनी जल्दी ही आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर आप इम्प्रूवमेंट भी लेट करते हो तो आपको रिज़ल्ट भी लेट मिलेंगे। लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि डेली बेसिस पे आप खुद का एनालिसिस करो और डेली बेसिस पे आप इम्प्रूवमेंट करो, तभी आप विदिन 6 मंथ सिलेक्शन ले सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, अब हम पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखो, पार्ट 3 एनालिसिस में आपको ये देखना है कि आपको आपकी जो क्वेश्चन की सोल्व करने की अप्रोच है वो आपकी क्या रही है, यानी कि आपने किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया है, किस तरीके से जो भी क्वेश्चन है आपका, चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे कोई पज़ल हो, चाहे कोई अर्थमेटिक का क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, आपने उसमें क्या अप्रोच लगाई है उस क्वेश्चन को सोल्व करने की। ठीक है, इसके बाद ये है कि आपने अपनी अप्रोच तो देख ली, साथ में आपको ये देखना है कि सॉल्यूशन में क्या अप्रोच है, सॉल्यूशन में आपकी क्या अप्रोच गिवन है, सॉल्यूशन में किस तरीके से उस क्वेश्चन को सोल्व किया गया है। साथ में आपको ये भी एनालाइज करना है कि क्या वो क्वेश्चन किसी और तरीके से भी हो सकता था, यानी कि उस क्वेश्चन को सोल्व करने की क्या कोई बेस्ट अप्रोच हो सकती थी जो आपने अप्रोच लगाई है और जो सॉल्यूशन में अप्रोच गिवन है। उसके अलावा भी क्या उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोई अप्रोच हो सकती थी जिससे वो क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सोल्व हो सकता था। अगर आप सब ये एनालिसिस नहीं करते हैं, देन अगर आप सब ये एनालिसिस नहीं करते हैं, देन आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। देन मेरी एडवाइस आपको यही है कि आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान से और बहुत बारीकी से समझें। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो, देन आप ज़रूर ट्राई करो और आप अपना रिव्यू हमें इम्प्रूवमेंट के बाद कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हो। देखो, यहाँ पर लेकिन कुछ और बातें हैं जो मैंने हमारी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस की थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप चाहे किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करो या किसी भी टॉपिक को सोल्व करो, उसमें आपको 5 जो मैंने गोल्डन प्रायोरिटी बताई थी, आपको उसे ध्यान में रखना है। पहली प्रायोरिटी मैंने आपको यही बताई थी कि आपको इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर आप इन्फॉर्मेशन को ध्यान से नहीं पढ़ते हो तो आपका क्वेश्चन वैसे भी गलत हो जाएगा। तो आपको हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना है। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। पहला ध्यान आप एक्यूरेसी पर नहीं, पहला ध्यान आप जो दोगे
वो इन्फॉर्मेशन को पढ़ने पर दोगे। ठीक है, अगर आप इन्फॉर्मेशन को ही अच्छे से पढ़ोगे देन आपकी एक्यूरेसी जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी। थर्ड जो प्रायोरिटी आपकी आती है वो आती है आपकी स्पीड की। जब आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर क्वेश्चन को सोल्व करोगे तब आपको स्पीड इंक्रीज़ करनी है। इससे पहले इमीडिएटली आपको स्पीड के ऊपर मूव नहीं करना है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है और आप ये सोचो कि अब मुझे सिर्फ स्पीड बनानी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको प्रायोरिटी वाइज ही चलना है। ठीक है, धीरे धीरे आप अपनी स्पीड भी इंक्रीज़ कर पाओगे अगर आप इन प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हो। साथ में आप हर एक चीज़ का एनालिसिस करोगे, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। हर एक टॉपिक का, हर अपनी एक मिस्टेक का आप बेस्ट से बेस्ट एनालिसिस करोगे, क्योंकि जब तक आप अपनी मिस्टेक का एनालिसिस ही नहीं करोगे तो आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। अगर आप अपनी मिस्टेक का एनालिसिस ही नहीं करते हो तो आप इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए आप जितना ज़्यादा हो सके अपनी मिस्टेक्स निकालो, जो भी आप चीज़ें करते हो उनका एनालिसिस करो, देन उसके ऊपर वर्क करो, तब आप चीज़ों के बहुत बेटर वे से कर पाओगे। पहले आप हमेशा चीज़ों को ध्यान से पढ़ोगे, चाहे जो कोई क्वेश्चन हो चाहे कोई टॉपिक हो, क्योंकि मोस्टली जो हमारी एक्यूरेसी होती है वो इसी वजह से डाउन चली जाती है अगर हम इन्फॉर्मेशन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। वैसे ये चीज़ें मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको इसके बारे में डिटेलिंग में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हो, उसे जाके देख सकते हो। चलिए अब हम पार्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आप अपनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो मिस्टेक्स हैं उसका एनालिसिस करोगे कि आपने कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत इजी थे लेकिन आपने उन्हें डिफ़िकल्ट समझ के इग्नोर कर दिया। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, हम टाइम की कमी की वजह से गलत क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं और इसी जो हमारे पास इजी क्वेश्चंस होते हैं उनको लीव कर देते हैं। क्योंकि देखो एग्जामिनर हमें यहाँ भी फंसाता है, एग्जामिनर हमें यहाँ भी फंसाने की पूरी कोशिश करता है। हमें क्वेश्चन या टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट दिखाया जाता है लेकिन होता क्या है, वो टॉपिक बहुत इजी होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है एंड उससे एग्ज़ामिनर ने आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि एग्ज़ामिनर को भी पता है कि ये टॉपिक तो एस्पिरेंट कभी करेगा ही नहीं, एंड आपने वो टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है एंड आप उससे उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आता है आप उसे देख के लीव कर देते हो कि मैंने तो ये टॉपिक कंप्लीट ही नहीं किया है। बट एग्ज़ामिनर क्या करता है, उस क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी करके अगर आपको दे देता है तो आपको बाद में बहुत गिल्ट फील होता है कि ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी आया था। इसलिए मैंने हमारी प्रीवियस वीडियो में पहले ही डिस्कस किया था आप सभी के साथ कि आप किसी भी टॉपिक को लीव मत करो। आप अपना जो एग्ज़ाम है उसको रिस्क पर मत रखो। ये वो मिस्टेक है जो हम सभी कर देते हैं, इसलिए इसका एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देखोगे कि आपकी क्वेश्चन सोल्व करने की टाइमिंग क्या रही है। ठीक है, यानी कि आपने किस क्वेश्चन पर कितना टाइम लगाया है, आपकी सेक्शन को अटेम्प्ट करने की टाइमिंग क्या रही है। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन को सोल्व करने में, एक टॉपिक को सोल्व करने में, एक डीआई को सोल्व करने में आपने कितना ज़्यादा टाइम लगाया है। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी एनालिसिस करना है कि आपने जो भी टॉपिक, सेम टॉपिक हो, सेम क्वेश्चन हो, उस पर टॉपर की टाइमिंग क्या रही है। ठीक है, और सेम ही टॉपिक या सेम ही क्वेश्चन के ऊपर एक एवरेज एस्पिरेंट की टाइमिंग क्या रही है। देन इससे ही आपको आइडिया लगेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो एंड आपको कितनी इम्प्रूवमेंट की नीड है। ठीक है, इसलिए आप ये चीज़ें अपने एनालिसिस में ऐड करो एंड इम्प्रूवमेंट करो जितनी जल्दी हो सकता है। अगर आप इस तरीके से एनालिसिस करोगे, ठीक है, देन आपको अपनी मिस्टेक्स भी जल्दी पता चलेंगी और आप इम्प्रूवमेंट भी जल्दी कर पाओगे। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं, जिसमें आप ये देखोगे, ठीक है, कि आपकी क्वेश्चन को पिक करने की, ठीक है, और आपकी जो आंसर करने की अप्रोच है वो कैसी रही है। ठीक है, आपने
कैसे क्वेश्चन को पिक किया है और आंसर कैसे किया है, कौन से आपने बाय मिस्टेक टफ क्वेश्चन पहले पिक कर लिए और टाइम की वजह से आप इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए या इजी क्वेश्चन को देख भी नहीं पाए। क्योंकि बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम रॉन्ग क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम गलत क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं जो बहुत हार्ड होता है और ऊपर हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। उसके बाद एंड में हमारे पास टाइम कम बचता है और फिर हमें ये लगता है कि कुछ इजी क्वेश्चंस भी आए थे और तब आप टाइम की कमी की वजह से आपको वो क्वेश्चन छोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे आपने क्वेश्चन सोल्व करने के बाद भी आंसर जल्दी जल्दी में आपने गलत कर दिया। देखो ऐसा भी होता है हमारे साथ, क्योंकि हम बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, कभी हमारे पास टाइम कम रह जाता है, हम क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर हमने इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ भी लिया है, ठीक है, तो कभी कभी हम टाइम की कमी की वजह से हम बस ये सोच लेते हैं कि इसका आंसर तो यही आएगा। ठीक है, कि कुछ क्वेश्चन बार बार आपके पास रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको हमारी नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। बैंकिंग के जो एग्ज़ाम्स हैं, बैंकिंग है आपसे बहुत ज़्यादा पेशेंस मांगती है। ठीक है, आपको बहुत एक्यूरेसी के साथ वर्क करना होता है, बैंक में भी और अपने एग्ज़ाम में भी। इसलिए एक्यूरेसी को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाओ, इन्फॉर्मेशन को अपनी बिल्कुल उससे भी पहले आपको ध्यान रखना है इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ने का, क्योंकि एक्यूरेसी भी तभी आप मेंटेन कर पाओगे। देखो बहुत सारे एस्पिरेंट के डाउट रहते हैं कि कौन से मॉक आपको चूज़ करने चाहिए। देन प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए सोर्सेज यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर कंटेंट से रिलेट करके अपने सोर्सेज चूज़ कर सकते हो। प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर मॉक टेस्ट गिवन है, टेक्स्ट बुक है आपके पास, गाइडली है, ओली बोर्ड है और भी काफ़ी सारे हैं, और मेंस के भी आपके पास काफ़ी सारे मॉक टेस्ट हैं। आप किसी भी सोर्स को चूज़ कर सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि मुझे मटेरियल बहुत अच्छा चाहिए या कौन सा मटेरियल रेलिवेंट होगा, तो प्रीवियस ईयर जो भी पेपर है, ठीक है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो और कंटेंट और लेवल को रिलेट कर सकते हो। ठीक है, हालांकि आपको हमेशा एग्ज़ाम से हार्ड लेवल के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, कि एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा ईजी आता है। बट अगर आप स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट लगा रहे हो, देन आप प्रैक्टिस मॉक को मस्ट अपने साथ रख सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट लगा रहे हो, देन प्रैक्टिस मॉक आपको मस्ट रखना चाहिए। ठीक है, जिससे आपका बेस बहुत अच्छे से बनेगा। बाकी अगर आप प्रॉपर हार्ड लेवल के लिए जो मेंस मॉक टेस्ट सोर्स मेंशन्ड है, उनमें से एक और चूज़ कर सकते हो, जिससे आपका लेवल और अच्छा बन जाएगा। मेंस के लिए आप एक हार्ड सोर्स जो भी गिवन है आपके पास, गाइडली है आपके पास, स्मार्ट कीड़ा है, ओली बोर्ड है, प्रैक्टिस मॉक के साथ आप एक और सोर्स रख सकते हो। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब मैं एक लाइव एग्जांपल आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है, हम इस क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे कि जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो क्वेश्चन है ये मिक्सचर और एलिगेशन का है। ठीक है, मिल्क और वाटर यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते तो आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ों का एनालिसिस करना था। ठीक है, देखो आप यहाँ पर ये देखो कि अगर आपने जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया है तो आपने यहाँ पर कितना टाइम लगाया इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, साथ में आपको ये देखना है कि सेम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए टॉपर का टाइम क्या रहा है। ठीक है, और एक एवरेज एस्पिरेंट है उसका टाइम क्या रहा है। ठीक है, आपको अपना टाइम भी देखना है, टॉपर का टाइम भी देखना है और एक एवरेज एस्पिरेंट का टाइम भी देखना है। ठीक है, साथ में आपको क्या देखना है कि आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करने में कौन सी अप्रोच लगाई है। ठीक है, और साथ में ही जो आपको सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है, जो आपको सॉल्यूशन गिवन है वहाँ पर कौन सी अप्रोच लगाई गई है। ठीक है,
और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको 3 चीज़ें देखनी है। आपने क्या अप्रोच लगाई है, सॉल्यूशन में आपको क्या अप्रोच गिवन है, ठीक है? और उस क्वेश्चन को सोल्व करने की बेस्ट अप्रोच और क्या हो सकती थी, ठीक है? क्योंकि आपके पास अल्टरनेट मेथड भी होना चाहिए, ठीक है? जितना ज़्यादा आप अपने रिस्क को कम कर सकते हो, उतना ज़्यादा आप अपने रिस्क को कम करो। लेकिन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबसे बड़ी चीज़ जो ध्यान देनी है, वो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़कर आंसर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एज्यूम कर लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल सेम ही क्वेश्चन है और यहाँ पर मिल्क और वाटर की अगर रेशो ही पूछी जाएगी हमेशा, और एग्ज़ामिनर आपसे क्या करे, आपसे रिवर्स रेशो पूछ ले, यानी कि वाटर और मिल्क की रेशो, देन आप क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर सकते हो। इसलिए इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखो कि एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए भी आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ना होगा। चलिए अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो है हमारे पास पजल का। देखो अब इस एग्जांपल में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि आपसे एक स्टेटमेंट पूछी गई है, ठीक है, जिसमें ये पूछा गया है कि इसमें से कौन से करेक्ट ऑप्शंस हैं। देखो ये जो एनालिसिस है ये मैंने खुद ने किया था और मैंने यहाँ पर किस तरीके से इम्प्रूवमेंट की थी, ठीक है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको भी पता चले कि एनालिसिस की कितनी ज़्यादा वैल्यू है और इतनी बेटर इम्प्रूवमेंट आपको मिल सकती है अगर आप इतना डीपली एनालिसिस करते हो। देखो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट आपसे पूछी गई हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे होगे तो यहाँ आंसर में आपको सेकंड ऑप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बार रिपीट किया गया है। आप देख पा रहे होगे कि सेकंड ऑप्शन जो है आपका वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बार आपका रिपीट किया गया है। जैसे ओनली सेकंड ऑप्शन है, ओनली सेकंड एंड थर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एनालिसिस करके ये फाइंड आउट किया था कि अगर कोई भी ऑप्शन, अगर ऐसा स्टेटमेंट वाला कोई क्वेश्चन आए और अगर ऑप्शन अगर बार बार रिपीट होता है तो मैं सबसे पहले उस ऑप्शन को चेक करूँगा, क्योंकि अगर वही ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे गिवन होता कि ओनली सेकंड एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, और अगर मैं सेकंड ऑप्शन ही गलत हो जाता तो मेरे 3 ऑप्शन अपने आप कट जाते, ठीक है। तो ये मेरा एक इम्प्रूवमेंट का वे था जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने खुद अपने एनालिसिस के बेस पर इम्प्लीमेंट किया था और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिली थी। अगर आप इस तरीके से इम्प्रूवमेंट करते हो देन जल्दी से जल्दी आप अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हो। आई होप आप सभी को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आप सभी के जो भी डाउट्स हो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में उन्हें भेज सकते हो, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं आपकी क्वेरी के बेस के ऊपर ही लेके आऊँगा, ठीक है। हाँ जी, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।